हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पीएच वैल्यू नाम का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और आपने बहुत कुछ जान लिया था पीएच वैल्यू के बारे में। क्या क्या जाना था आपने पीएच वैल्यू के बारे में, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था दिस वाज log 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इसी फॉर्मूले को कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से हमने एक और टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था विच कैन बी रिटन एज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इस फॉर्मूले को कैसे काम में लेना है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में जान लिया था और साथ में ये भी जाना था कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सिर्फ सॉल्यूशन का मतलब अगर लिक्विड दिमाग में आता है तो ऐसा नहीं, वॉट एवर द सॉल्यूशन इज, वॉट एवर द सब्सटेंस इज, इट मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, so whatever the substance is it must be having a particular value of pH, है ना। कोई ना कोई तो उस pH की वैल्यू होगी ही सही। अब अगर आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप pH वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, है ना। और अगर आपको उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है तो फिर हम उसकी pH वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा, वो सुनिएगा। इज इट ओके? तो उस कंडीशन में जब आपको सब्सटेंस की हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता हो, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको काम में लेना होता है इंडिकेटर। और उस कंडीशन में जो इंडिकेटर काम में लिया जाता है दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर काम में लिया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर काम में लिया जाता है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सिर्फ एक बात हमने लास्ट क्लास में जान ली थी, दैट दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, है ना। कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। और अगर आप इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर जानना चाहें तो इसका ओरिजिनल कलर होता है ग्रीनिश येलो। कैसा कलर होता है? ग्रीनिश येलो। और इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की बहुत खास बात है। और ख़ास बात क्या है? खास बात ये है कि जैसा कि आपने जाना कि pH वैल्यू हर सब्सटेंस की कोई ना कोई होती है, बात समझ में आ गई। मतलब ब्लड का भी एक पर्टिकुलर pH होता है, मिल्क का भी एक pH होता है, आपके सोप, शैम्पूज उनका भी pH होता है, जो ऑयल आप खाते हैं उसका भी pH होता है। इज इट ओके? तो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं pH तो सबका होता ही है। बस बात ये है कि उस वैल्यू को कैसे जाना जाए। तो उस वैल्यू को जानने का मैथमेटिकल तरीका हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हमें ये जानना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम pH कैसे जानेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ओरिजिनल कलर, और वो क्या होता है? दिस इज ग्रीनिश येलो। ओके, अब ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपके सामने बना दी है कि अगर pH वैल्यू अलग अलग होंगी तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो चलिए टेबल को एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, इफ द pH वैल्यू इज लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब समझ गए ना, इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2। तो अगर pH वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, लेस देन 3 है ना, लेस देन 3 में 2.9 भी काउंट हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, pH वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आगे देखिए, तो इफ़ द pH वैल्यू इज लेस देन 3 देन द सोल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब याद है ना, विच प्रोड्यूसेस
a lot of hydrogen ions in water, that is known as strong acids, or you can say which completely dissociated into their ions is also known as strong acid. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, they are the strong acids. Is it okay? तो अगर strong acidic solution है, pH value 3 से कम है, in that condition if universal indicator is added to it, then the color which we will get is red. कौन सा कलर मिलेगा हमको? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो ओरिजिनली ग्रीनिश येलो कलर का है, आफ्टर एडिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू अ सॉल्यूशन whose pH value is less than 3, this will change into red color. किस में change हो जाएगा? ये red color में change हो जाएगा. Is it okay? आगे देखिए, if this pH value lies within this range 3 to 6, in that particular condition the type of solution will be weak acid. weak acid का मतलब समझ गए ना? देखिए, आप जितने भी ऑर्गेनिक एसिड के नाम आपने जाने थे जो आपके खाने के सब्सटेंसेस में प्रेजेंट हैं, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, दे ऑल आर द वीक एसिड्स. इज इट ओके? एंड इनके साथ साथ जो कार्बोनिक एसिड आपने पढ़ा है वो भी कैसा एसिड है? वीक एसिड है. ओके? और वीक एसिड में अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर दिया देन इट विल चेंज इनटू ईदर ऑरेंज और येलो कलर. ऑरेंज या येलो, इसके बीच में आपको कलर मिलेगा. ठीक है? इफ द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब समझते हैं ना? नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. इज इट ओके? और इन mathematical terms you can define that solution in which the concentration of hydrogen ion is exactly equal to concentration of hydroxide ion. Is it okay? In that condition pH value is 7 and the color of universal indicator is green. Okay, that is the same color as the solution of universal indicator is originally. Okay, आगे देखिए, अगर type of solution weak alkali है ना? weak alkali का मतलब weak basic solution है. in that condition pH वैल्यू कितनी होगी? 8 to 11. इज इट ओके? और कलर कौन सा मिलेगा हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का? दैट विल बी ब्लू. ओके, आगे आ जाइए. इफ इट इज मोर देन 11, अच्छा मोर देन 11 का मतलब ये नहीं है कि आप 200 जाता चला जाएगा वो, है ना? 11 से ज़्यादा का मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है pH वैल्यू? 14. मैक्सिमम pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की कितनी हो सकती है? 14. इन दैट कंडीशन द सोल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्ग एल्कलाई या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक, आप जो भी बोलना चाहें. और जो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वॉयलेट कलर मिलेगा. आप वॉयलेट भी लिख सकते हैं, आप पर्पल भी लिख सकते हैं. इज इट ओके? सो दिस इज द टेबल विच यू हैव टू नोट इट डाउन एंड दिस इज द ओरिजिनल कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. This also has to be note down. You please note it down in your copies. बहुत important है properly note down करना. और एक कलर तो बहुत अच्छे से note down करना क्योंकि आपके notes में provided नहीं है, इसलिए अभी के अभी note down करिएगा. ओके? हाँ जी, तो नोट डाउन आपने कर लिए होंगे. नोट डाउन ज़रूर करिएगा. और ये कलर्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. MCQs आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए हमको हर लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी होती है. तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे. राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं आगे. और आगे हमें कहाँ जाना है? pH ख़त्म हो गया है क्या? नहीं जी, हमारा pH अभी ख़त्म नहीं हुआ है, pH ही चल रहा है. और अब हमें pH के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें जाननी है. तो चलिए हम जानते हैं उन सारी बातों को. pH जानना है हमें. हमारी डेली लाइफ में इस pH का क्या रोल है? तो pH का रोल हमारी डेली लाइफ में हम जानने जा रहे हैं. तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले टॉपिक क्या है जी? हमारा pH टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट्स रोल इन आवर डेली लाइफ. हम pH का रोल जानने जा रहे हैं हमारी डेली लाइफ में. डेली लाइफ का मतलब डेली लाइफ रेगुलर रूटीन जो हमारा होता है. इज इट ओके? उसमें इस pH की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या काम है इस pH का. तो चलिए जानते हैं हम. pH की वैल्यू जानते हैं कि आखिर
कहाँ से शुरुआत करें हम इसकी? देखिएगा ध्यान से, हम पीएच की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये जो पीएच है, ये पीएच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे माउथ से। तो हम इसका कारण जानने जा रहे हैं। किसका कारण जानने जा रहे हैं? हम कारण जानने जा रहे हैं टूथ डिके का। किसका कारण जानने जा रहे हैं? टूथ डिके का। दांत खराब हो जाते हैं ना, आई होप कि आप में से किसी के दांत खराब नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट दांत होंगे। और अगर हैं दांत आपके खराब, या बचपन में कभी हुए थे, या आपके घर में किसी के खराब हैं, तो उस दांत के खराब होने का क्या कारण होता है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, हम खाना दिन भर ही खाते हैं, इज इट ओके? और दिन भर ही खाते हैं मतलब खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, आखिर हम इंडियन हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ हमारी ईटिंग हैबिट थोड़ी सी बैड होती है, दिन भर कुछ ना कुछ खाने की हैबिट होती है। सो लुक हियर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टूथ डिके। रीज़न जानने जा रहे हैं हम टूथ डिके का, क्या कारण है। देखिए, आप जो भी सब्सटेंस खाते हैं, आप रोटी खाएं, सब्जी खाएं, दाल खाएं, उन सब में तो शुगर होता ही है। पर जब आप स्पेशली शुगरी सब्सटेंसेस का ही कंजप्शन करें, है ना, आप शुगरी सब्सटेंसेस का कंजप्शन करें, इसका क्या मतलब है? शुगरी सब्सटेंसेस आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि जैसे आप चॉकलेट्स खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ शुगर्स इन इट। शुगर तो हर खाने की हर चीज़ में प्रेजेंट होती है, पर इनमें शुगर थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। और बजाय इसके कि शुगर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, वो तो एक फैक्टर है ही सही, ये सब्सटेंस बड़े स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, है ना, पता है आपको। ये सारी चॉकलेट तो बहुत ही बढ़िया चिपचिपी सब्सटेंस होती है, तो ये हमारे पूरे दांतों में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। इज इट ओके? अब ये जो शुगर चिपकी हमारे दांतों में, सुनना इससे क्या होने वाला है। देखिए, ये जो शुगर है, इस शुगर पे अटैक करने वाले हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरियाज। कौन अटैक करने वाले हैं? बैक्टीरियाज। और ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये शुगर से रिएक्शन कर कर के, ये पता है, इन शुगरी सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड में। अच्छा, थोड़ा बहुत हमारे एसिड रहे माउथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पता है क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि अगर हम हमारे इनेमल की बात करें, कौन से इनेमल की? अगर हम हमारे टूथ इनेमल की बात करें, तो हमारा टूथ इनेमल पता है आपको किसका बना होता है? सुनो जरा ध्यान से। हमारे टूथ का इनेमल, इनेमल का मतलब पता है क्या होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर टूथ। इज इट ओके? तो जो टूथ का इनेमल है, दिस इज मेड विद अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। बहुत हार्ड सब्सटेंस का बना होता है ये, और उस बहुत हार्ड सब्सटेंस का नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, थोड़ा बहुत हार्ड नहीं, ये है ना हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड, मतलब हमारी बोन से भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है ये। कौन? कैल्शियम फॉस्फेट। और क्या बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है हमारा इनेमल। तो अगर थोड़ा बहुत एसिड हो, पीएच वैल्यू 6 हो, पीएच वैल्यू 6.5 हो हमारे माउथ की, तो टूथ इनेमल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने खतरनाक शुगरी सब्सटेंसेस खाए हुए हैं जो आपके दांतों में चिपके हुए हैं, तो ये बैक्टीरियाज मिलकर के ऐसा एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमारे माउथ का जो पीएच है ना, वो अगर लेस देन 5.5 हो जाए, याद रखना 5.5 से ऊपर हो अगर हमारे माउथ का पीएच, तो हमारे दांतों का कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत ध्यान से सुनना। और अगर हमारे ऐसे एसिड प्रोड्यूस हो जाए इन बैक्टीरिया के शुगर में कन्वर्जन के थ्रू कि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, इन दैट कंडीशन हमारे दांतों के इनेमल का ये जो हार्डेस्ट मटेरियल है, क्या नाम है इस हार्डेस्ट मटेरियल का? दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। ये देखो, ये चलो एक दांत बनाते हैं, और ये हमने बना दिया दांत, और ये हमने बना दिया दांत का इनेमल विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग। इससे ये लेस देन 5.5 से पता है क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे ना करोड़ होना शुरू हो जाता है, गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, खराब होना शुरू हो जाता है हमारा दांत। तो हमारे टूथ का इनेमल क्या होना शुरू हो जाता है? हमारे टूथ का इनेमल करोड़ होना शुरू हो जाता है।
खराब होना शुरू हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं उसके अंदर। और गड्ढे नहीं बोलते इनको, इनको बोलते हैं कैविटीज। क्या हो जाती है हमारे टूथ में? कैविटी हो जाती है। इज इट ओके? धीरे धीरे इसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है और एसिड बनता है, कैविटी अंदर तक चली जाती है और कई बार केसेस काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। तो क्या करें फिर हम हमारे दांतों को बचाएं, कैसे बचाएं टूथ डिके से? देखो, सबसे पहला और बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपनी मुंह की जो हाइजीनिक कंडीशन है, जो हाइजीन कंडीशन है, उसे थोड़ा प्रॉपरली मेंटेन करें, है ना। साफ रखें अपने दांतों को सुबह शाम। आई होप आप ब्रश करते होगे, और नहीं करते हो तो आज से करना शुरू कर देना। और दूसरी बात कि ये जो सब्सटेंसेस हैं आपके फूड में, शुगरी सब्सटेंसेस और ऑल, इनको आप खाने से अवॉइड करें। इज इट ओके? ये नहीं खाएंगे तो ये एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो माउथ का पीएच 5.5 से कम नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमारा टूथ इनेमल डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। इज इट ओके? तो चलिए आप इन सारी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस पीएच इन आवर डेली लाइफ। इज इट ओके? तो नोट डाउन करिए। हाँ जी भाई, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब चलो और कारण समझते हैं हम कि आखिर इस पीएच का और क्या क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में। बड़े सारे काम करता है ये हमारा पीएच। तो देखते जाते हैं चलिए कि आखिर इस पीएच का और क्या रोल है। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप कि आखिर इस पीएच और किस किस तरीके से ये हमारे डेली लाइफ में काम आता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक की, एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस पीएच इन आवर डेली लाइफ इज रिलेटेड विद द मिल्क। क्या आप जानते हैं कि इस मिल्क में भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है ना? मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है या फिर कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है? कंफ्यूजन है नहीं? तो देखो, बात ऐसी है कि मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता तो है थोड़ा सा। इज इट ओके? कर्ड में कन्वर्ट होते होते इस लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाया करता है, बट मिल्क इज ऑल्सो हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैक्टिक एसिड, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। और इस कारण से मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण अगर आप मिल्क का पीएच जानना चाहो तो मिल्क का पीएच 7 नहीं होता है। इज इट ओके? 7 होना चाहिए ना, नहीं होता। होगा भी कैसे? अभी तो हम बोल रहे हैं कि इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो मिल्क का पीएच वेरी करता है 6 to 6.9। जो फ्रेश मिल्क होता है ना, फ्रेश मिल्क, उस फ्रेश मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, सारी बातें ध्यान से याद रखना ताकि आंसर्स आपको रटने ना पड़े। यू शुड राइट डाउन द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश मिल्क. द fresh milk is also having some amount of lactic acid in it because of which its pH lies between 6 to 6.9. It depends on the variety of milk, it depends on the species from which we obtain this milk, so it depends on a lot of things. But the milk of fresh the pH of fresh milk is lies between the this range 6 to 6.9. ठीक है, because of the presence of some amount of lactic acid in it. और जैसे ही ये फ्रेश मिल्क, बहुत ध्यान से देखना, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेश मिल्क की जिसका खुद का pH 7 नहीं है, it is not at all neutral in nature, and when this fresh milk changes into curd, जैसे ही ये फ्रेश मिल्क कर्ड में चेंज होगा, कर्ड में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? कर्ड में अमाउंट बढ़ जाता है लैक्टिक एसिड का। मतलब इसका पीएच तो क्या हो जाएगा, इस कर्ड का पीएच तो फ्रेश मिल्क से कम होगा या ज़्यादा होगा? डेफिनेटली कर्ड का पीएच क्या होगा? कर्ड का पीएच लेस देन मिल्क, मिल्क से कम होगा। सही है ना बात? बिल्कुल सही बात है। इज इट ओके? तो अब क्या होता है कि जो मिल्क मैन होता है वो एक कमाल करता है। कमाल क्या करता है कि जैसे वो मिल्क लेकर आता है, देखा है ना आपने, वो बाइक के दोनों पीछे टंकियां टांग करके दूध बेचने के लिए जब वो आया करता है, तो उस कंडीशन में वो दूध को बेचना शुरू करता है मॉर्निंग 6 o'clock से, और बेचता रहता है दिन में 11-12 नून तक।
बेचता रहता है ना, बिल्कुल बेचता रहता है। तो उस कंडीशन में तो रखे रखे ही उसकी उन टंकियों में भरे भरे ही ये जो मिल्क है दिस विल चेंज इनटू कर्ड, रखे रखे ही चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि ऑलरेडी मिल्क कैसा है, एसिडिक, और अगर थोड़ा सा और एसिडिक कन्वर्ट हो गया तो फटाफट से कर्ड में सेटल डाउन हो जाएगा और उसका पूरा मिल्क स्पॉइल हो जाएगा ना, स्पॉइल बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इस ऐसा होने से बचाने के लिए मिल्कमैन अपने मिल्क को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, मिल्क की कर्ड में सेटलिंग रोकने के लिए मिल्कमैन क्या करता है, देखना ध्यान से। मिल्कमैन अपने फ्रेश मिल्क में पता है क्या ऐड कर देता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है। क्या ऐड कर देता है? बेकिंग सोडा ऐड करता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मिल्कमैन ने क्या किया, मिल्कमैन ने मिल्क में ऐड किया बेकिंग सोडा। क्या ऐड करा? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है आपको पता है क्या? बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा का नेचर होता है बेसिक, और मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया और ऐसा करके वो फ्रेश मिल्क का पीएच शिफ्ट कर देता है। बात समझ में आई? जो पीएच कैसा था, स्लाइटली एसिडिक था, मिल्क स्लाइटली कैसा था, एसिडिक। तो उसने मिल्कमैन ने उसमें क्या ऐड कर दिया, मिल्क के अंदर बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या हुआ, बेकिंग सोडा ऐड करने से उसने पीएच न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो इन दैट कंडीशन जब उसने अपने मिल्क का पीएच शिफ्ट कर दिया है तो मिल्क के कर्ड में कन्वर्ट होने का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। मिल्क कर्ड में चेंज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और जब तक वो अपना मिल्क सेल कर चुका होगा। इज इट ओके? तो याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई द मिल्कमैन ऐड दिस बेकिंग सोडा इनटू द फ्रेश मिल्क। तो कारण आपको याद रखना है। इज इट ओके? तो चलिए थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग इसके बारे में। ये हमने जाना मिल्कमैन के बारे में। अब हमको और भी जानना है इस पीएच का और क्या क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में, किस तरीके से ये और काम आता है हमारे। तो चलिए हम जानते हैं। और जो नेक्स्ट हमको जानना है वो जानना है, देखो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हनी बी, जो रेड एंट होती है वो काट लेती है आपको, है ना। तो जब रेड एंट आपको काटती है तो आपको बहुत कुछ होता है ना, इरिटेशन होता है, आपको जलन होती है। तो रेड एंट ऐसा क्यों हुआ, आखिर आपको इतना इरिटेशन, इतनी जलन, इतनी ईचिंग, ये सब क्यों हुई? तो सुनिएगा ध्यान से। जो रेड एंट स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, एक एसिड होता है, और वो कौन सा एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? फॉर्मिक एसिड। वैसे आपको जानने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर इसका बता देती हूँ फॉर्मिक एसिड का। ध्यान से देखिएगा। फॉर्मिक एसिड इज दिस HCOOH। इज इट ओके? ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा और जान लें, ये भी जान लें कि आखिर इसमें हाइड्रोजन आयन होता है या नहीं। देखिए, बिना हाइड्रोजन आयन के तो कोई सा भी कंपाउंड एसिड की कैटेगरी में रखा ही नहीं जा सकता। तो इसमें हाइड्रोजन आयन होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से दो आयन प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट इज HCOO negative and this last one is H positive, which is hydrogen ion, which makes it behavior acidic. Is it okay? तो formic acid का behavior acidic किसकी वजह से होता है? इस हाइड्रोजन आयन की वजह से। सिर्फ फॉर्मिक एसिड का ही नहीं, किसी भी एसिड का एसिडिक बिहेवियर किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जैसे मैंने आपको बोला रेड एंट स्टिंग है, उसकी वजह, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, तो कारण मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली अगर हनी बी स्टिंग हो तो भी आपको ऐसा ही
सब कुछ होता है ना, इरिटेशन होता है, ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो जितने भी इंसेक्ट स्टिंग होते हैं दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम एसिड इन योर स्किन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इरिटेशन एंड ऑल। इज इट ओके? तो हर इरिटेशन और हर ईचिंग का कारण क्या होता है? कारण होता है सीक्रेशन ऑफ एसिड। इज इट ओके? तो अब कैसे ट्रीट किया जाए इस हनी बी स्टिंग और रेड एंट स्टिंग को, या किसी भी ऐसे स्टिंग को जिससे आपको ईचिंग हो रही है किसी भी एसिड की वजह से? देखिएगा, सुनिएगा कारण ध्यान से। कारण आपको पता लग गया है, अब तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन क्या है वो देखिएगा। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, वो जो भी एरिया है जहां आपको ईचिंग हो रही है, आपको उसे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से ट्रीट करना होता है। किससे ट्रीट करना होता है? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से। इज इट ओके? सॉल्यूशन को लेकर के जहां पर भी ईचिंग हो रही है वहां आपको लेकर के उससे रब कर देना होता है। तो आप कारण समझ गए ना कि किस तरीके से ट्रीट हुआ? देख लीजिए ध्यान से। ये बेकिंग सोडा है जिसका बिहेवियर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस इज बेसिक इन बिहेवियर। इन स्टिंग में क्या प्रेजेंट है? ये हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन सीक्रेट होते हैं इनके थ्रू। तो ये एसिड है और ये बेसिक है, और आप जानते हैं व्हेन एसिड कंबाइंस विद द बेसिस which reaction occurs? Neutralization reactions. Is it okay? After which acidic and basic both of the behaviors will be neutralizes. Is it okay? और finally इनके स्टिंग का जो इफेक्ट था आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पीएच, वन मोर रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। एक और बताऊंगी मैं आपको। तो ये आपने जाना। अब हम जानने जा रहे हैं कि क्या क्रॉप प्रोडक्शन पे भी कोई रोल होता है इसका, एसिडिक बिहेवियर का या सॉइल के बेसिक बिहेवियर का। तो देखिएगा, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच सॉइल इज गुड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। कैसी सॉइल ली जाए? जैसा कि आपको पता लग गया है कि सब्सटेंसेस के 3 ही बिहेवियर होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो हमें जानना है कि सॉइल कैसी सेलेक्ट की जाए, एसिडिक सेलेक्ट की जाए, न्यूट्रल सेलेक्ट की जाए या बेसिक सेलेक्ट की जाए। इज इट ओके? तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, एसिडिक, सेकेंड इज न्यूट्रल एंड थर्ड इज बेसिक। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारी सॉइल एसिडिक तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, पर हो जाती है। कब हो जाती है एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है एसिड रेन की वजह से। इज इट ओके? वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि रेन वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसका pH 7 होना चाहिए, पर पॉल्यूशन की वजह से ऐसा है नहीं। इज इट ओके? तो रेन वाटर में ढेर सारी गैसेस मिलकर के रेन वाटर को कैसा बना देती हैं? एसिडिक। तो अगर आपके उस रेन वाटर का pH लेस देन 5.5 हो तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? एसिड रेन की कैटेगरी में। और ये एसिड रेन आपकी सॉइल को कैसा बना देती है? एसिडिक बना देती है। इन दैट कंडीशन, जैसा मैंने आपको बोला कि एसिडिक सॉल्यूशन, तो जो एसिडिक सॉइल है वो तो अच्छी ही नहीं है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो या तो उसे न्यूट्रल करना होगा या फिर उसे बेसिक करना होगा। तो अगर आप उसे न्यूट्रल करना चाहें या बेसिक करना चाहें, दोनों ही कंडीशन में आपको उसे बेसिक मटेरियल से ट्रीट करना होगा। तो वो कौन से होते हैं? सुनिएगा ध्यान से। उसके लिए पहला ऑप्शन है आपके पास में क्विकलाइम, विच इज ऑल्सो बेसिक। फॉर्मूला आपको याद होगा इसका, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। या तो आप सॉइल को क्विकलाइम से ट्रीट करें, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, आप अपनी सॉइल को स्लेक्ड लाइम से ट्रीट करें, विच इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। या फिर आप अपनी सॉइल को कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करें, विच इज, फॉर्मूला मुझे पता है आप लिख सकते हैं, विच इज कैल्शियम CaO,
ध्यान से देखिएगा, CaCO3। तो तीनों ही तरीके से आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, या तो न्यूट्रल हो जाएगी और आप चाहें थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें तो बेसिक भी हो जाएगी, पर याद रखिएगा स्लाइटली बेसिक होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इज इट ओके? तो इसके बाद में हम पीएच को और जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना आप लोग लर्न करेंगे। इज इट ओके? बाय एवरीवन।